morning students, this is your SST class of class 7. Today we are on our chapter 11, our environment, the last topic biosphere, and next one topic is human environment. So please open your books and start the chapter. Biosphere is the narrow zone where land, water and air comes into contact. Biosphere एक ऐसा जोन है जहाँ पे वाटर, लैंड और एयर एक दूसरे के कांटेक्ट में आते हैं. लिविंग बीइंग एग्जिस्ट ओनली इन द बायोस्फीयर. पहले ही जानते हैं कि एटमॉस्फेयर, लिथोस्फेयर और हाइड्रोस्फेयर मिलके क्या बनाता है? बायोस्फीयर, जहाँ एक जीवन संभव है, लाइफ एग्जिस्ट करता है. इट मेक्स द अर्थ अ यूनिक प्लानट इन द सोलर सिस्टम. ये हमारे अर्थ को सबसे यूनिक प्लानट बनाता है हमारे सोलर सिस्टम में. लिविंग बींग्स रेंज फ्रॉम माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म टू ह्यूज ट्रीज. लिविंग बींग्स जो एक माइक्रोस्कोपिक स्कोप से देखा जाए उतने छोटे होते हैं, उनसे लेकर एक बड़े पेड़ तक, एनिमल्स एंड ह्यूमंस, ये सारे कहाँ हैं? हमारे अर्थ में. The great variety of life on the earth is called biological diversity और biodiversity. हमारे अर्थ पे जो ये बहुत ही अद्भुत जीवन है, इसे हम biological diversity या biodiversity बोलते हैं. All the biotic components of the living beings are classified into plants and animals. ये सारे जो biotic components हैं living beings के, ये सारे plants और animals में बांट दिए गए हैं. They are interdependent and in the turn depend on biosphere for their survival. ये एक दूसरे पे डिपेंडेंट है और बायोस्फीयर पे भी डिपेंड है जीवन के लिए. The plant and the animal life found in the biosphere vary from place to place. प्लांट और एनिमल लाइफ जो बायोस्फीयर का, वो एक जगह से दूसरे जगह थोड़ा अलग होता है, वेरी करता है. The type of living organisms found in a region depends on its physical environment. एक लिविंग ऑर्गेनिज्म जो होता है वो हर एक जगह का अलग अलग होता है. क्यों? उसके फिजिकल इन्वायरमेंट की वजह से. उसका वहाँ का वेदर, टेम्परेचर कैसा है, तब उसी हिसाब से वहाँ पे प्लांट्स या एनिमल्स जो होते हैं वो रहते हैं. द बायोस्फीयर इज मेड अप ऑफ डिस्टिंक्ट जोन ईच हैविंग इट्स ओन फिजिकल इन्वायरमेंट. बायोस्फीयर बहुत सारे डिस्टिंक्ट जोन से बना है जिसका अपना खुद का फिजिकल इन्वायरमेंट होता है. जैसे प्लांट्स हुए, एनिमल लाइफ हुए, इन सबसे मिल के दिस आर कॉल्ड इकोसिस्टम. और इसे हम लोग क्या बोलते हैं? इकोसिस्टम. Each ecosystem is formed by the interaction of all living organisms with one another and with the physical environment in which they live. हर एक इकोसिस्टम कब तैयार होता है? जब ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म के साथ का एक दूसरे के साथ इंटरेक्शन होता है, जब एक दूसरे पर वो डिपेंड होते हैं, तो ये सारे मिलकर क्या बनते हैं? इकोसिस्टम. In each ecosystem, all the biotic organisms are dependent on one another and they also interact with the abiotic environment. इकोसिस्टम में क्या होता है कि सारे बायोटिक ऑर्गेनिज्म जो है एक दूसरे पे डिपेंड होते हैं और साथ ही साथ एबायोटिक इन्वायरमेंट से भी इंटरेक्शन करते हैं. द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर द लिविंग बीइंग इज द सन. लिविंग बीइंग के लिए सबसे मेन सोर्स है एनर्जी का, वो है सन. इकोसिस्टम में एनर्जी और मैटर जो है वो एक दूसरे पे ज़्यादा रिसाइकल होते रहते हैं, कंटिन्यूसली रिसाइकल होते हैं. जैसे सारे इकोसिस्टम जो है वो हमारे नेचर में बहुत ज़्यादा अद्भुत है. इन एवरी इकोसिस्टम देयर इज़ अ परफेक्ट बैलेंस और इक्विलिब्रियम इन द ट्रांसफर ऑफ एनर्जी एंड मैटर अमॉन्ग द डिफरेंट कंपोनेंट्स. इसलिए अलग है ना, क्योंकि इसका जो बैलेंस और इक्विलिब्रियम है, जैसे जो होता है ट्रांसफ़र, एनर्जी को ट्रांसफ़र करने का जो तरीका है, सब में अलग अलग है और सब में एक बराबर है. जिससे क्या होता है कि इसमें कोई अलग भिन्नता नहीं आती. दिस इज़ नोन एज इकोलॉजिकल बैलेंस, और इसे हम इकोलॉजिकल बैलेंस बोलते हैं. जैसे किसी को ज़्यादा एनर्जी चाहिए, किसी को कम एनर्जी चाहिए, तो हमारा इकोसिस्टम क्या करता है? एक बैलेंस बना के सबको एनर्जी प्रोवाइड कराता है. इसी प्रोसेस को हम लोग इकोलॉजिकल बैलेंस बोलते हैं. When more energy and matter go out of an ecosystem compared to what comes into it, this balance is disrupted and ecosystem fails to function properly. कभी कभी क्या होता है कि ये सारे एनर्जी जो है वो इकोसिस्टम से बाहर चले जाते हैं और ये देखना चाहते हैं कि इससे आगे क्या होता है. तो इससे क्या होता है? हमारा इकोसिस्टम थोड़ा बिगड़ जाता है और ये अच्छे से काम नहीं कर पाता, इसका बैलेंस खराब हो जाता है. अब है नेक्स्ट टॉपिक ह्यूमन इन्वायरमेंट. ये तो था आपका नेचुरल इन्वायरमेंट. अब ह्यूमन इन्वायरमेंट क्या होता है? हमारे अर्थ पे ह्यूमन जो है वो सबसे ज़्यादा इंटेलिजेंट है. वो इन्वायरमेंट के साथ कुछ भी छेड़छाड़ कर सकता है अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए.
पहले के ज़माने में लोग नेचर इन्वायरमेंट पे ज़्यादा डिपेंड होते थे और उसी के चारों ओर अपना जीवन यापन करते थे कि जो प्रकृति दे रही है बस उसी से अपना जीवन यापन करेंगे। लेकिन अभी क्या है कि समय बीतते गया और लोगों की ज़रूरतें बढ़ती गई तो वो हमारे नेचुरल इन्वायरमेंट के साथ छेड़छाड़ करने लगे, उससे कुछ मॉडिफाई करने लगे, फार्मिंग करने लगे, ग्रेजिंग, माइनिंग, लम्बरिंग इंडस्ट्री बनाने लगे, ट्रांसपोर्टेशन करने लगे, कंस्ट्रक्शन होने लगे बड़े बड़े घरों को। इससे क्या होने लगा, पेड़ पौधे कटने लगे। तो ये सारे हमारे इन्वायरमेंट को बहुत ज़्यादा चेंज कर दिए और इससे क्या हुआ, इकोलॉजिकल बैलेंस जो है वो भी बहुत ज़्यादा बिगड़ गया। हमारा इन्वायरमेंट का जो वातावरण था, हमारा पूरा पर्यावरण था, वो ह्यूमन इंट्रैक्शन से बिल्कुल चेंज हो गया, धीरे धीरे पूरा ख़राब होते गया। Therefore, we need to be sensitive, aware of various environmental problems and ensure not to destroy our environment any further. लेकिन धीरे धीरे हमें ये एहसास हुआ कि हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि हमारा जो इन्वायरमेंट है वो इससे बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टेड है, बहुत ज़्यादा ख़राब हो रहा है। हम लोगों को इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स देखने को मिले, जैसे कि इंडस्ट्रीज़ हैं, इन सबसे गंदा पानी क्या हो रहा था, हमारे रिवर्स में जा रहा था, रिवर, ओशियंस, इन सब में। इससे क्या होता है, वो पानी दूषित हो रहा था। तो अब धीरे धीरे लोग इसके लिए जागरूक हो गए हैं और उसे साफ रखना शुरू कर रहे हैं, अपनी चारों ओर साफ सफाई भी रखना शुरू कर रहे हैं। ये सारी बहुत सारी इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स थी जो सामने आ रही थी और धीरे धीरे लोगों ने सोचा कि हम अपने प्रकृति को इस तरह से बर्बाद नहीं होने देंगे, उसे बचाएंगे। तो यहाँ आज आपका चैप्टर खत्म हुआ। तो उम्मीद है कि आपको चैप्टर समझ में आया हो। कोई प्रॉब्लम हो तो पूछिए। थैंक यू।